अगर आप एनआरआई हैं या फिर ओसीआई होल्डर हैं या फिर विदेश में रहते हैं 6 मंथ से ज़्यादा, तो उस केस में आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम्स के अंदर लीनियंट हुए हैं, कुछ रेल रूल्स के अंदर चेंजेस आए हैं। तो आज आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि ऐसी 10 इन्वेस्टमेंट्स कौन सी है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदेश में रह के इंडिया के अंदर। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये खुशखबरी दी है कि रूल्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं, वो रूल्स चेंजेस क्या हैं? बिल्कुल विनीत, सबसे पहले जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बोला, एनआरआई होते कौन है। अगर आप 182 डेज से ज्यादा आउटसाइड इंडिया एक फाइनेंशियल ईयर, अगर हम बात करें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में, इतने दिन से ज्यादा अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो उस केस में आपका स्टेटस एनआरआई में चेंज हो जाता है और आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होती हैं। तो ये ध्यान रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी काफी स्ट्रिक्टनेस भी कर रही है इन सब मामलों में, क्योंकि टैक्स की देनदारी की काफी चोरी होती है। तो कुछ खुशखबरी भी है अगर हम बात करें नहीं। तो पहली गुड न्यूज की मैं बात करूं तो सबसे पहले यह पोस्ट ऑफिस स्कीम्स की तरफ से। हम सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पर एक गुड न्यूज सामने आई है कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट एनआरआई स्टेटस बनने से पहले ओपन हुआ है तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करा, दूसरे या तीसरे साल में आप विदेश में चले गए और वहां पर आपने ग्रीन कार्ड ले लिया, या वहां पर आप वहां के सिटीजन बन गए, ओसीआई होल्डर बन गए, या एनआरआई स्टेटस होल्ड करते हैं, तो भी आप 1.5 लाख पर एनम मैच्योरिटी तक, 15 साल की जो मैच्योरिटी रहती है, तब तक आप अपना पैसा पीपीएफ में जमा करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। पर ध्यान रखें, एक बार जैसे ही पीपीएफ अकाउंट आपका मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद उसको 5 साल के लिए आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं और नया अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। तो ये आपकी गुड न्यूज नंबर 1 रहेगी। दूसरा चेंजेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, पहले क्या होता था कि अगर आपके घर में माता पिता हैं, बच्चे हैं, बीवी है, तो उस केस में आप उनका पोस्ट ऑफिस में कोई सी भी स्कीम ले सकते थे, पर आप नॉमिनी नहीं बन सकते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो रूल भी चेंज किया है कि अब एनआरआई नॉमिनी बन सकते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में। चाहे हम एनएससी की बात करें, पीपीएफ की बात करें, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, अभी हम डिटेल में 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट भी जानेंगे जिसका आप एनआरआई फायदा उठा सकते हैं इंडिया में ज्यादा रिटर्न पाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि विदेश में आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। तो नॉमिनी अब आप बन सकते हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम में। आपका अगर कोई फैमिली मेंबर जो इंडियन सिटीजन है वो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाता है। और तीसरा एसजीबी से रिलेटेड आया है। गोल्ड में काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है। पूरा का पूरा आपका जो पैसा है वो टैक्स फ्री हो जाता है। तो फ्रेश सब्सक्रिप्शन एसजीबी में एनआरआई के लिए अलाउड नहीं है। एफईएम में 199 की अगर हम बात करें उस सेक्शन के अंतर्गत, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत, बट अगर आप एनआरआई बनने से पहले एसजीबी होल्ड करते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं एसजीबी को, तो आपको बेचने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 न्यूज थी विनय जी, जो चेंजेस आए हैं जिसके माध्यम से आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो अब बात करते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है एनआरआईज़ को कि वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि फ़िक्स डिपॉजिट ही करवा लें, वो भी एनआरई अकाउंट में ही करवाते हैं। और जब पैसा मिच्योर हो जाता है और वो मंगवाना चाहते हैं तो काफ़ी टैक्स भी लगता है और वहाँ पे एक्सचेंज रेट भी लगता है। तो ऐसी मुझे 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताएं जो कि एनआरआई या फिर ओसीआई होल्डर इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, जहाँ पे उनको बेस्ट रिटर्न मिले। राइट। तो सबसे पहला जो हम सब लोग सेफ मानते हैं विनय जी, तो सबसे पहले सेफ की शुरुआत करूंगा, बैंक एफडी। तो 3 तरह की एफडी या अकाउंट आप ओपन कराते हैं बैंक में। क्विकली बताना चाहूंगा, हो सकता है हमारे एनआरआई इसको जानते हो। तो एनआरई अकाउंट जो होता है, जो जो अभी अभी एनआरआई बनते हैं उनके लिए जानना काफी जरूरी है। एनआरई अकाउंट में अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो इसका माध्यम कौन लोग यूज करते हैं, फॉरेन करेंसीज को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो भी रहता है आपको वापस आप अपनी जहां कंट्री में वापस भी ले जा सकते हैं। तो वहां पर कोई लिमिट नहीं रखी गई है। आपको इंडियन रुपीज में इंटरेस्ट मिलेगा, करेंसी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी इंडियन रुपीज में। चाहे तो अपनी फैमिली मेंबर को दे दें आप एनआरई अकाउंट यूज करके, और चाहे तो आप अपनी वापस से जहां कंट्री में है वहां पर आप इसको वापस भी ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद रहता है एनआरओ अकाउंट। ये कौन लोग अकाउंट यूज करते हैं, हो सकता है आपके घर हो इंडिया में और आप एनआरआई बन गए हैं, वहां पर कोई रेंटल इनकम आती है, कोई डिविडेंड आता है आपका, या शेयर से इनकम आती है। तो एनआरओ अकाउंट नॉर्मली वो लोग यूज करते हैं जिनको अपनी इंडिया में जो इनकी इनकम जनरेट हो रही है इंडियन रुपीज में, उसको वो एनआरओ अकाउंट में डालते हैं। पर इसमें एक लिमिट रखी गई है, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है 10 लाख तक।
उसके बाद जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस पर 33% आपका टैक्स लग जाएगा। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है कि लिमिट रहती है कि जो इंडिया में आपने पैसा जमा कराया विनय जी, साल में आप $1 मिलियन से ज्यादा विदेश वापस नहीं ले जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपकी इंडियन रुपीज में यहाँ की इनकम है तो एनआरओ अकाउंट खोलेंगे, विदेश की इनकम को इंडिया लाना चाहते हैं तो एनआरई अकाउंट ओपन करेंगे। और फिक्स डिपॉजिट के इनके काफी अच्छे इंटरेस्ट रेट भी स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें, 5 लाख तक का आपका पैसा वहां पर भी सिक्योर होता है, चाहे एनआरआई क्यों ना हो, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग जो फॉरेन करेंसी, हम सब जानते हैं कि डॉलर काफी ऊपर जा रहा है, तो जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है वो नहीं चाहते हैं, तो उस केस में वो लोग FCNR अकाउंट ओपन करते हैं। और उस केस में आपको फॉरेन करेंसी इंडिया में फॉरेन करेंसी के रूप में ही बैंक में रहती है, कन्वर्ट नहीं होती है। इसके अलावा आप कितना भी पैसा वापस लेके जा सकते हैं, हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट आपको कम लेता है इन अकाउंट में, पर आपका डॉलर का फ्लक्चुएशन आपका नहीं रहेगा। दूसरी इन्वेस्टमेंट की बात करूं, रियल एस्टेट रहती है। काफी लोग एनआरआई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, पर एक रूल बताना चाहूंगा विनय जी, जिसके अभाव में आप गलती करते हैं या आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान क्या रखना है कि आप एग्रीकल्चर लैंड में एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप फ्लैट खरीदें, प्लॉट खरीदें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदें, उसमें कर सकते हैं। पर जब भी आप बेचते हैं, इसको ध्यान रखें, जब भी आप बेचते हैं तो उस केस में टीडीएस आपका एप्लीकेबल होता है। टीडीएस की जो वैल्यू है एनआरआई के लिए थोड़ी ज्यादा रखी गई है, पर आप उसको कम भी करवा सकते हैं, पर उसके लिए थोड़ा सा जद्दोजहद आपको करना पड़ेगा। एक स्पेशल वीडियो भी हम उसका लेके आ सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में एनआरआई इन्वेस्टमेंट के बारे में या कोई पर्टिकुलर स्कीम जो आज हम आपको बता रहे हैं डिटेल में जानना चाहते हैं, टैक्स रूल के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन का जरूर ओपन करें, यूज करें। तो अगर आपकी सेल वैल्यू 50 लाख से कम है तो 20.8% आपका टीडीएस कटता है। 50 लाख टू 1 करोड़ है तो 22.88% टीडीएस कटता है। और 1 करोड़ से ऊपर होने के बाद 23.92% आपका टीडीएस कट जाता है, जो भी आपका बायर है, क्योंकि आप तो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टीडीएस कम कटे तो आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना होगा, उसके पास अपनी एप्लीकेशन लगानी होगी। आप इनकम टैक्स ऑफिसर ही आपका कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कंप्यूट करेगा, और जो भी आपका कैपिटल गेन बनता है उसी पे टीडीएस आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो टोटल सेल वैल्यू के ऊपर आपका टीडीएस कटता है। तो ध्यान रखें, जिस भी ब्रोकर से बात करें उससे जरूर बोलें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपका कैपिटल गेन स्टेटमेंट लेके आए, ताकि आपका जो बायर है वो कम आपका टीडीएस काटे और आपको अननेसेसरी ज्यादा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ना देना पड़े, और बाद में आपको क्लेम करके वापस तो मिल ही जाता है विनय जी। नेक्स्ट रहेगा एनपीएस। तो एनपीएस में रिटायरमेंट सेविंग के लिए आप इंडिया में पैसा लगा सकते हैं। सिक्योरिटी चाहते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वहां पर रहती है, जीसैक जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा लगाएंगे तो वो पैसा डिफॉल्ट नहीं होता है। और आपको, अगर हम हाई इंटरेस्ट रेट की बात करें, जैसे अभी हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा है और आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। हालांकि एनपीएस में कोई गारंटी नहीं रहती है, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी करंट सिनेरियो को देखते हुए आपको 10% से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। और वहीं आप मैक्सिमम इक्विटी में 75% इंटरेस्ट रेट 75% पैसा लगा सकते हैं। सॉरी, माफी चाहूंगा, इंटरेस्ट रेट का हमने बोला, वो बेसिकली 75% अपना कॉर्पस प्रिंसिपल लगा सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड का, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का, और 40% पैसा आपको एन्युटी बाय करनी होगी। मतलब कि आपको 60 ईयर्स की एज के बाद कुछ पेंशन ही मिलेगी, जो आप एनआरओ अकाउंट में डाल सकते हैं। दोनों अकाउंट खोल सकते हैं, टायर 1 अकाउंट, टायर 2 अकाउंट। और यहां पर भी अगर आपका एनआरओ अकाउंट है, ध्यान रखें, एनआरआई इस बात को ध्यान रखें, अगर आपका एनआरओ अकाउंट है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं, तो एनपीएस में जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उस पे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं 80C के अंतर्गत। और 50,000 जो एडिशनल आपको बेनिफिट मिलता है, तो 2 लाख तक आप प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट करेंगे एनआरओ अकाउंट के माध्यम से टैक्स में रिबेट ले पाएंगे। ध्यान रखें, एनआरओ अकाउंट की बात कर रहे हैं, इंडिया में जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्विकली बात करूं तो पीएसयू बॉन्ड रहेंगे आपके। इंटरेस्ट रेट पीएसयू बॉन्ड का फैक्टर करता है क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इशूइंग पीएसयू कंपनी। पीएसयू कंपनी कितनी रिस्क लेती है, तो आपको 7% 8% के आसपास भी रिटर्न मिलता है। और वहीं सिक्योर एनएचईआई की बात करें तो 7.2% के आसपास ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पर काफी एनआरआई पीएसयू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडी की बात करें तो वहां पर भी आप अपना पैसा डाल सकते हैं। ये अगर हम बात करें, डेट थोड़ा सिक्योर होता है, ये एसेट अगर हम बात करें कंपेयर टू प्रिचुअल बॉन्ड की, इसको आपको अवॉइड करना है। 6 नंबर की है, आपको हो सकता है एनआरआई के रूप में
परपिचुअल बॉन्ड की कुछ लोग सलाह दें, पर हम अपने सब्सक्राइबर को और अपने यूजर्स को बोलना चाहेंगे इस बॉन्ड को आप अवॉइड करेंगे, इसके कंपैरिजन में पीएसयू बॉन्ड या एनसीडी बाय करेंगे। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर थोड़ा सा लोअर होता है क्योंकि एनसीडी आपका सिक्योर माना जाता है। पहले कंपनी अगर कोई इशू आता है, हालांकि एनसीडी में सारा पैसा मिल जाता है क्योंकि पहले प्रेफरेंस दी जाती है डेट को वापस करने की, इसीलिए इंटरेस्ट रेट आपके पीएसयू बॉन्ड के कंपैरिजन में एनसीडी में कम होते हैं। परपेचुअल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो आपको इंटरेस्ट तो मिलता रहता है, पर एक लंबी अवधि के लिए प्रिंसिपल कंपनी ब्लॉक कर देती है। तो प्रिंसिपल मैं तो बोलूंगा इसको आप बाय ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल आपके स्क्रीन पे है। इसके बाद अगर मैं 7वें नंबर की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआई के पास एनआरई, एनआरओ, एफसी, एनआरआई अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इंडियन म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए ध्यान रखें, आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। डीमेट अकाउंट के बगैर भी आप म्यूचुअल फंड के में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में आप माई कैंप, कारवी या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें वेबसाइट से, तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। ये अकाउंट आपके पास होना चाहिए। सिप के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड नहीं, एसजीबी में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, पर एनआरआई इंडिया में गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अगर उनका पैसा इंडिया में है, जो भी उन्होंने इनकम जनरेट करी है या पैसा अपना लेके आए हैं एनआरई अकाउंट में, तो उस केस में गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ का चुनाव कर सकते हैं। और गोल्ड ईटीएफ के लिए आपको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होगी। 9th नंबर पे रहेगा डायरेक्ट इक्विटी। काफी लोग पैसा इंडियन, जो अमर्जिंग मार्केट भी कहलाती है और काफी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलती है एज कंपेयर टू, अगर विदेश में बात करें, यूएस, कनाडा की बात करें, दुबई की बात करें, तो 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं डायरेक्ट इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। एनआरई या एनआरओ सेविंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए और आपके पास 3 डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी ब्रोकर हाउस के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप, हम पर्सनली रेकमेंड करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट, क्योंकि वहां पर आपको सिक्योरिटी भी मिलती है और आरबीआई ने भी बोला है कि आईसीआईसीआई बैंक तो वो डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, इट्स बिग टू फेल। तो इसीलिए आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, कहां पर सिक्योर रहता है। हालांकि वहां पर थोड़ी ब्रोकरेज ज्यादा रहती है, अदरवाइज आप जीरोधा का चुनाव कर सकते हैं या किसी भी ब्रोकरेज हाउस का। बताना चाहूंगा, हमें कोई ऐड के पैसे यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, पर जो हम पर्सनली रेकमेंड करते हैं इन दोनों अकाउंट पे, अगर आपको ब्रोकरेज ज्यादा नहीं चाहिए तो जीरोधा की तरफ जाएं, ट्रेडिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ आप जाएंगे। और लास्ट में कॉर्पोरेट एफडी एक चुनाव होता है एनआरआई के लिए। यहां पर आपके पास एनआरओ अकाउंट होना चाहिए। एनआरई और बाकी अकाउंट के माध्यम से आप कॉर्पोरेट एफडी में नहीं पैसा लगा पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम कॉर्पोरेट एफडी की बात करें तो 3 साल की होती है। 3 साल से कम के लिए कॉर्पोरेट एफडी एनआरआई इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस की बात करें, समय समय पर इनकी पॉलिसी भी चेंज होती रहती है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके जरूर देख लें। तो ये 10वें नंबर पे इन्वेस्टमेंट थी जो इंडिया में एनआरआई इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर भी अगर आपका एज ए एनआरआई कोई टैक्स से रिलेटेड या अदर कोई क्वेश्चन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।